कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट यानी कि लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूं। ये लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको किसान की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने जो है संसद अपनी बना करके दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि लगातार काले झंडे लेकर के और काले कपड़े ओढ़ करके ये किसान यहाँ पर आ बैठे। ये देखिए, हर किसी ने इस तरीके के काले जो कपड़े हैं वो अपनी बाजुओं के ऊपर बांधे हुए हैं। और ये लगातार लाइव तस्वीरें आप यहाँ से देख पा रहे हैं। कईयों ने जो है अपने सिर के ऊपर काले कपड़े ओढ़े हैं, तो कईयों ने काले झंडे लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। इस साइड की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इस साइड जो है प्रशासन मजबूती के साथ तैनात है। पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल यहाँ पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैनात है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर अपना सुरक्षा मोर्चा संभाले हुए। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है इस तरीके के काले कपड़े बांध करके भी किसान बैठे हैं। बूरा जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले, आज यहाँ पर काले कपड़े बांध करके बैठने के पीछे का कारण क्या है? देखो जी, हमने आज पूरा 100 दिन हो गया सरकार का आगे बैठी न राज सुन दिया। हमें किसी एमएलए एमपी का जा वो भाग जाए, पता नहीं है भूत है डकैत है कि क्या है। हम अपनी समस्या लेकर जाते हैं, कोई विधायक जो है ना वो उस तक भाग जाए, वो उस तक किसान मारेंगे। अरे हम अपनी समस्या लेकर, आप जनता के चुने हुए आदमी हो, क्यों भाग रहे हो भाई? चोर है वो। हम यहाँ प्रशासन के आगे 100 दिन से बैठे हैं कि हमारा जो 2020 की खराब फसल की गिरदावरी जो आप लोगों ने कराई थी, हमने आंदोलन के द्वारा स्पेशल गिरदावरी कराई थी, उसमें 51 से 74% खराबा है। उसके हिसाब से मैं मुआवजा दे दो। बीमा कंपनी भाग गई, 5 रुपए 20 रुपए 100 रुपए मुआवजा देकर कुछ गाँव को, कुछ किसानों को 700 800 200, और वो इस सरकार ने उनको अरबों रुपए किसानों के काट कर और अरबों रुपए हरियाणा के खजाने से बीमा कंपनी देकर इन्होंने विदा कर दिया। ठीक है, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को सभी को कि आज जो ये काले झंडे लेकर के बैठे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आज हिसार के अंदर किसानों को धरना देते हुए लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं। और उन 100 दिनों को यहाँ पर, उस शतक को यहाँ पर काला दिवस के रूप के अंदर मनाया जा रहा है। मुझे ये बताइए, लगातार किसान जो है दादरी के अंदर बबीता फोगाट का विरोध कर रहे थे, लेकिन बबीता फोगाट निकल करके बाहर नहीं आई। आपको लगता है कि इस तरीके के विरोध करने से आप लोगों के 3 कृषि कानून जो है दोबारा से वापस हो जाएंगे? तीनों कृषि कानून तो वापिस करने पड़ेंगे। मोदी का बाप ने भी करने पड़ेंगे। खबरदार की करेगा वापिस, और अमित शाह का बाप ने भी करने पड़ेंगे। क्या ये मतलब व्यापारियों का मतलब, जो हमें तो उसी दिन अंदाजा हो गया था कि जिस देश के अंदर हाकिम व्यापारियों का, उस देश का इज्जत और उस देश को प्रभुसत्ता के ऊपर खतरा होता है। आज इस देश की मुझे ये बताइए कि बबीता फोगाट का विरोध किया गया था किसानों द्वारा, तो लगता है कि ये जायज था विरोध? बिल्कुल जायज था। वो बीजेपी की और ये क्या नाम से अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की वो मतलब हम सफर बनकर आगे आई थी। किसान आंदोलन को 2 फाड़ करने के लिए आई थी। किसानों का हमदर्द न बनकर वो राज की वो मतलब मुखट्टा उड़कर और किसानों के बीच में फंसना चाह रही थी। एक आने भी जो फोगाट, एक तो फोगाट खाप की बहू से और एक से बेटी। हमने कह दी फोगाट खाप को कि इनका लगाम लगाओ, वरना जो हरियाणा का किसान लगाएगा। तो फोगाट खाप उसके तो कल लगा दी दादरी में, और इसका कद लगाओगी हम, नहीं तो हम इनका नासम ढूंढी दे देंगे, नासम। तो जो हिसार के अंदर सोनाली फोगाट लगातार बयान दे रही है किसानों को लेकर के कि एक तरफ तो वो कहती है कि किसानों के साथ है, दूसरी तरफ किसानों के खिलाफ बयान देती है। क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक चाल चली जा रही है? बिल्कुल राजनीतिक खट्टर की, अमित शाह की चाल है ये कि किसानों के अंदर आराम का ये भेज दो ताकि नुकेंगी। देखो बेचारी फोगाट का 1 महीने का बच्चा है, किसान इसको निकल नहीं दे रहे। देखो ये बेचारी विधवा होगी, विधवा होगी तो कोई और जुगाड़ कर ले, मारे से क्यों कभी करे। खट्टर का जा चला जा, उड़ा रसोईया बन जा। हमने ये तो नहीं कहा, परंतु
अगर वो दुर्भावना से किसानों के बीच में आएगी, किसी सूरत में संधि होगी, इससे भी ज्यादा उनकी वो होगी फजीयत। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर शमशेर सिंह भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए काला दिवस। शमशेर जी, मुझे ये बताइए, आज काला दिवस के रूप के अंदर आज ये दिन बना रहे हैं, लगता है इसका कोई असर जो है सरकार के ऊपर पड़ेगा? और जो संसद के बाहर आप लोग अपनी खुद की संसद चला रहे हैं, उस संसद का कितना असर आप लोगों को अब तक असली संसद के ऊपर देखने को मिला है? असली बात तो बहन जी देखो, मैं बताऊंगा मोटी भाषा, हम तो किसान लोग गणे इतने सियाने पढ़े लिखे, इतने सवाल आपने दाग दिए नहीं, इनका शायद सार्थक उत्तर दे नहीं पाऊँ। लेकिन मेरे मुंह के ऊपर यहाँ कोई तिनका लगा, कोई गंदगी लगी, मेरे को नहीं पता लगेगा, दूसरा बताएगा, आपका मुंह साफ कर लो। हमारी ये 8.5 महीने की लड़ाई, बराबर में संसद का संचालन, जगह जगह धरने प्रदर्शन, बीजेपी वाले नेता जो चोर लोग हैं, देश की जनता के साथ धोखा करके वोट लिया और उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं, इससे लुक छिप करके। सच पूछो तो हम इतना उनका पीछा नहीं कर रहे, वो बहाना बना करके खुद छुप रहे हैं जवाबदारी के लिए। तो सत्ता परिवर्तन होगा, जरूर होगा, यह हमारी सारी किसानों की मांग मान लेंगे। और मोदी और अमित शाह उसका मंत्रिमंडल माफी मांगेगा, क्योंकि कोरोना की आड़ लगा करके गलत तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटते हुए गलत तरीके से बैकडोर से ये कानून लाए गए और देश की जनता को भ्रमित किया गया। इस कुकृत्य के लिए मोदी जी ने माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि देश का किसान आज अनपढ़ और भोला नहीं है। हमारे बालक पढ़े लिखे हैं, IAS IPS हैं, बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े वकील विद्वान हैं। उन्होंने पूरी इन कानूनों की स्टडी करके और सरकार की तमाम मंशाओं का करके उसके ऊपर आकलन करके हम जब धरनों के ऊपर बैठे हैं। इन कारगुजारियों की माफी मांगनी पड़ेगी, काले कानून वापिस लेने पड़ेंगे। 1000 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए, उनके आंसू पोंछते हुए 50 लाख रुपए पर फैमिली मुआवजे के रूप में सरकारी खजाने से देना पड़ेगा। शहीद किसान के परिवार के एक नौजवान पढ़े लिखे बालक को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी और शहीद का दर्जा देना पड़ेगा। काले कानून और ये राजद्रोह जैसे खतरनाक जो कानून देश की जनता की आवाज दबाने के लिए, प्रजातंत्र को खत्म करने के ये लोग लाए हैं, ये तुरंत प्रभाव से वापिस लेने पड़ेंगे, वरना हम घर नहीं जाएंगे। इन लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को कामयाब नहीं होने देंगे। इनको रात को भागना पड़ेगा, रात को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा, दिन में नहीं भागने देंगे। ये चैलेंज है हमारा भी। ठीक है, किसानों ने चैलेंज दे दिया है सरकार को कि अगर सरकार के अंदर इतना दम है तो वो सामने आकर के दिखाए। लेकिन आपको भी बता देती हूँ कि अखिल भारतीय किसान सभा के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज आप इतने समय बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, मुझे ये बताइए कि किसानों ने अपनी एक संसद चला रखी है दिल्ली संसद के सामने, लगता है कि कहीं ना कहीं वो संसद कामयाब होगी? क्योंकि सरकार की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों को क्या पता संसद क्या होती है। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारी संसद के अंदर स्पीकर भी बनाया जाता है, डिप्टी स्पीकर भी बनाया जाता है, और कम से कम आज तक जो हमारी संसद चली है 40% कम से कम आते, 40 आदमी कम से कम बोलते हैं। और हम सरकार को यही साबित करना चाहते थे कि आपको 11 बातचीत के 11 दौर के अंदर हमने बता दिया था काला क्या क्या है इसके अंदर, परंतु आपने फिर भी कहा गड़बड़ तो है। आपने ये माना इसमें गड़बड़ तो है, तो गड़बड़ को आप काला मानेंगे सफेद मानेंगे? सरकार खुद गड़बड़ मान रही है। तो एक तो मेरा ये कहना है कि हम सरकार के सामने अब स्पष्ट कर दिया कि 3 काले कानून क्या है, स्पष्ट कर दिया बिजली का बिल क्या है, और स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे बर्बाद होने जा रही है। और हमारी संसद बिल्कुल ठीक ढंग से चल रही है, और वो संसद चल नहीं रही क्योंकि संसद इसलिए नहीं चल रही कि जो आपने ये देखा कि अपोजिशन सारी एक जगह हो गई है, उन्होंने किसानों का मुद्दा भी रख दिया है, और दूसरा मुद्दा उन्होंने जासूसी का रखा है। और जासूसी एक ऐसी चीज है जिस जासूसी ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ले लिया है। आपको लगता है कि किसानों की भी जासूसी हो रही थी? आपको लगता है कि किसानों की भी जासूसी हो रही थी? आप जासूसी की बात करो, हमारे पर तो देशद्रोही के केस बने, और वो देशद्रोही के लिए होती है वो जासूसी, मतलब वहाँ सरकार ही करवा सकती है जासूसी, और कोई नहीं करवा सकता। और देशद्रोह के केस हमारे पर बने, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दबाना चाहते हैं लोगों को डरा करके।
और डरेगा नहीं किसान ही। जनतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता से जो टकराएगा वो उल्टे माथे जाएगा। ठीक है, 8 साढ़े 8 महीने होने को हो चुके हैं, लेकिन सर्दी से लेकर के गर्मी तक का सफर जो है किसान ने तय कर लिया। अब लगता है कि दोबारा गर्मी से सर्दी की ओर किसान बढ़ चुका है, लेकिन सरकार की जो कान के ऊपर जू तक नहीं रेंगी है। देखिए, अब तो कोई सरकार की जू तक नहीं रेंगी है, और मैं कोई सरकार की इतनी हिम्मत ही नहीं कि अपने अपोजिशन को बोलने का मौका दे दे। लोकसभा तो बोलने के लिए है, और बुलाने का मौका देने की जिम्मेवारी सत्ता की होती है, सरकार की होती है। इसका मतलब डरी हुई इसलिए नहीं दे रही ना मौका उसको। एक मैं ये कह देना चाहता हूँ, नीतियों का जब परिवर्तन कराना होता है उसमें सालों लग जाती है। इन नीतियों के बनने भी सालों लगी। शुरू में हमारी ये नीतियाँ नहीं थी, ये तो 90 के बाद आई ये नीतियाँ। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण तो 90 के बाद आया है ना। 90 से पहले तो हमारा सार्वजनिक जो क्षेत्र थे वो ज्यादा विकसित हुए थे। चाहे रेलें हैं, चाहे LIC है, बीमा है, ये सारे के सारे कितने विकसित हुए। आज इन सबको बेचने लग रहे हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जनता इन बातों को समझ गई है, और जनतंत्र के अंदर जो जनता समझ जाती है तो उस सरकार को फेंकते हुए भी वो देर नहीं ठीक है, मुझे ये बताइए कि विपक्ष के ऊपर आप लोगों ने भरोसा जताया कि मॉनसून सत्र के अंदर विपक्ष आप लोगों की आवाज जरूर उठाएगा, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता है, मान लीजिए अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अगर वो दोबारा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या किसान उनके साथ है? क्या उनको वोट दे करके जिताने का काम करेंगे? क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को लगता है कि अगर वो संसद के अंदर पहुंचते हैं तो आप लोगों की आवाज जो है उठा पाने में कामयाब होंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। सत्ता परिवर्तन से नीतियों का परिवर्तन नहीं होता, हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। ये चौटाला और पहले भी आए हुए हैं, पहले भी सारी यहाँ भरी थी। SYL का पानी दे देंगे, आपके यहाँ स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, कोई कुछ भी लागू नहीं किया इन्होंने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहे, हम नीति परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें चाहे हमारी पीढ़ियां भी 2 और क्यों ना चली जाएं। दूसरी बात, हम कृषि को पिछड़ने नहीं देते। आपको पता होगा कि इस महामारी के अंदर इस देश को अगर जिंदा रखा है तो कृषि ने रखा है। कृषि का 3.5% विकास है और का 23% घाटे में है। तो इसलिए हम कृषि को भी नहीं पिछड़ने देंगे और सरकार को सत्ता से हटाएंगे। और नीतियों के परिवर्तन के लिए, हम सत्ता के लिए नहीं है कि अब राम को बना दे और बना दे। आपने कहा कि सत्ता को हटाएंगे, तो किसके अंदर आप लोग देखते हैं किसान हितैषी सरकार? सुनिए, डरता हर करता, डरता हर करता। जब न्यूट्रल हो जाएगा इनको, जैसे बंगाल में इनका था, ये कह रहे थे ममता दीदी ममता, वो आज नहीं बोलता मोदी जी दीदी ममता, क्योंकि ममता ने अपनी ताकत दिखा दी। जनता ने थोड़ी दिखा दी, जनता ने अपनी ताकत दिखा दी। और जब जनता ताकत दिखा देती है तो हर सरकार को झुका भी सकती है। इसलिए सरकार को हम नीतियों के लिए झुकाएंगे, सत्ता बनाने के लिए किसी के साथ नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी आप लोग ये चाहते हैं कि सत्ता कहीं ना कहीं हट जाए ताकि आप लोगों के कृषि कानून जो है वापिस हो जाए? हाँ, देखिए, सत्ता हटेगी, ठोकर खानिया आएगा। ठोकर खा रखी है उन्होंने, जो सत्ता नहीं उठा तो ठोकर खानिया आएगा। कुछ तो आंखों की शर्म करेगा ना, करेगा कुछ तो आंखों की शर्म। मैं वो दिन मुझे याद है, कोई हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा टैक्स लगता था, ट्रैक्टर के ऊपर लगता था, साइकिल पर लगता था। देवीलाल आयर वो हटवा दिया। और मैं लड़ने वाला हूँ, मैं किसानों का प्रधान रहा हूँ। पहले हमारा जो है सरसों का कोई मुआवजा नहीं मिलता था, शीतलहर मार जाती थी। हमने लड़ाइयाँ लड़ी, रोज शीतलहर का मुआवजा भी हमने ले लिया, ओलावृष्टि का भी ले लिया। हमने ये पता है कि मिलेगा, वो लड़ाई से मिलेगा। तो संघर्ष करने की ताकत ज़्यादा बढ़ेगी, हमारे नौजवानों में, हमारे में ज़्यादा बढ़ेगी। और ये बढ़ेगी, हम सत्ता भी बदल सकते हैं। आखिर में ये बताइए कि आप आए कहाँ से हैं? मैं तो भिवानी से आया हूँ। भिवानी से आया हूँ और स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं टीचर का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैं सर्वकर्मचारी सब प्रेसिडेंट रहा हूँ। और नगर पालिका में 44 दिन की भूख हड़ताल भी की है मैंने। और तब भी हमने सरकार को लड़के झुकाया है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो है अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं किसानों का साथ देने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया के हैं। लेकिन आपको बता देती हूँ कि इन किसानों की कोशिश जरूर है तानाशाह सरकार को कहीं ना कहीं जगाने की, क्योंकि 8 से 8.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है अब तक मानने को तैयार नहीं है कि इनके 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। आज तक सरकार सिर्फ एक ही सवाल
यहाँ पर पूछती हुई आ रही है कि कृषि कानूनों के अंदर काला क्या है। हालांकि मॉनसून सत्र चल रहा है और उसके सामने किसानों ने अपनी संसद बनाई हुई है और संसद भी सेम उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से विधानसभा के अंदर चल रही है। लेकिन आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर जो सभी आप किसान देख पा रहे हैं, ये काले झंडे लेकर के इकट्ठे हो चुके हैं और काले कपड़े बांध करके यहाँ पर बैठ चुके हैं। मुझे ये बताइए अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि लगता है कि 100 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, अभी तक किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आगे आने वाले दिनों के अंदर असर होगा। हमारे किसान आंदोलन के हमारे हिसार के जिला के जो हमारे सेनापति हैं शमशेर नंबरदार जी, इनकी अगुवानी के अंदर 9 अगस्त को क्रांतिमान पार्क के अंदर हम इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के वहां से पैदल यात्रा करके यहाँ फिर दोबारा हम इनको चेतावनी देंगे और यहाँ जो आगे आदेश करेंगे, या भूख हड़ताल पे बैठेंगे या मनोनयन पर बैठेंगे, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक तरीके से जैसा हमारे। ये सिर्फ हिसार के अंदर होगा या फिर पूरे हरियाणा के अंदर? ये हिसार से स्टार्टिंग होगी, ऊपर पूरे हरियाणा या पूरे भारत का आदेश संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का जो आदेश देगा उसके वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं कि तिरंगा यात्रा जो है लगातार सरकार के द्वारा निकाली जा रही है और कहा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से जो है किसानों को दिखाने के लिए निकाली जा रही है। लेकिन किसान भी भाई पीछे कहाँ रहने वाले हैं। किसानों ने भी अपनी कावड़ यात्रा शुरू की हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि 9 अगस्त को किसान जो है हिसार के क्रांतिमान पार्क से पैदल चल के यहाँ पर लघु सचिवालय की तरफ कूच करेंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि आपका तानाशाह रवैया अब चलने वाला नहीं है, या तो सत्ता रहेगी या फिर कृषि कानून जो है वापिस होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इनका प्रभाव पड़ने वाला है, क्या जिस तरीके से ये काले कानून, जिस तरीके से किसान कह रहे हैं इन 3 कृषि कानूनों को, वो अब वापिस होने वाले हैं, या फिर कोई ना कोई अमेंडमेंट की जाएगी, या फिर विपक्ष की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया है विधानसभा सत्र के अंदर उस बारे के अंदर चर्चा की जाएगी। हालांकि क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है और विपक्ष भी जो है विधानसभा सत्र छोड़ करके कूच कर पड़ता है, निकल पड़ता है। लेकिन इस बार देखने वाली बात यह है कि क्या विपक्ष की तरफ से किसानों का मुद्दा उठाने के बाद कोई ना कोई कार्रवाई जो है सत्ता पक्ष की तरफ से की जाएगी। आपका क्या कहना है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार।